Hello everyone, welcome to our channel Roshni Shah Study Point. I'm Isha, going to start your 12th class English syllabus. So we have already done our first lesson, which was the last lesson, and today we are going to discuss about the important question answer which is going to be come in your exam. So first of all, we will look at our support material question answer, which is important and necessary to look at first before going to the exam प्रिपरेशन. सो वाई वी आर लुकिंग दिस, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सपोर्ट मटेरियल. सो सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं कहीं ना कहीं वो एग्जाम के पैटर्न का एक व्यू हमारे सामने देते हैं. तो हम उस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, आंसर्स कैसे फॉर्म किए गए हैं, क्वेश्चन किस तरह से दिए, पहले वो देखेंगे. देन वी विल मूव ऑन आर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. तो हमें पता है कि हम फ्लेमिंगो का चैप्टर करे थे, द लास्ट लेसन विच वॉज रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट. तो ये हमारा लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था हमने कि इसका कैसे ये चैप्टर कहानी आगे बढ़ती है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. सो इन योर स्क्रीन यू कैन सी दैट हियर इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, वाई वॉज फ्रांस रेलिक्टेंट टू गो टू स्कूल, यानी कि फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था. तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये सबसे पहले डिस्कस किया था कि फ्रांस स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने आंसर प्रिपेयर नहीं करे थे. पार्टिसिपल्स रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स जो थे, या फिर प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपल्स पे. तो ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में आपका वैसे तो आने वाला नहीं है 20-30 वर्ड्स में या 2 मार्क्स में, बट ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, खासकर जब आपके सीन पैसेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं. तो अगर सीन पैसेज में ये वाला चैप्टर आपको दिया जाता है तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्रांस था उसको कौन सा होमवर्क दिया गया था जो वो नहीं करके गया था, या फिर क्या था जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. तो आपको आंसर लिखना है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपल्स या फिर रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. तो ये हो गया आंसर आपका इसका. सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन हमें बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है, तो इसको हमें मार्क कर लेना है और याद भी करना है कि वाई हैड एम हेबल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. तो यहाँ पे संडे क्लोथ जो है एक इडियम की तरह से यूज़ किया गया है, मुहावरे की तरह से, कि जो हमारे यहाँ पे एम हेमल जो टीचर थे वो उस दिन, यानी कि जो लास्ट लेसन जिस दिन डिलीवर किया गया था उस दिन अपनी संडे क्लॉथ क्यों पहन के गए थे, यानी जो स्पेशल ड्रेस है वो क्यों पहन के गए थे. तो इसका रीज़न क्या है कि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स and not to the French language. M. Hamel knew that it was his last French lesson. It was in honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, which he put on inspection and prize distribution. ओके. सो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि जो एम हेमल है उसने फाइन संडे क्लोथ्स क्यों डाले थे, क्योंकि उसे पता था कि बर्लिन से एक ऑर्डर आ चुका है कि अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. तो और वो फ्रेंच का टीचर था तो उसको ये ऑर्डर मिला था कि आपको कंट्री से चले जाना है, क्योंकि वो फ्रेंच टीचर है. और ऐसा उनको डर लग रहा था, जो भी रूलिंग करने के लिए आ रही है स्टेट या कंट्री, तो ऑब्वियसली बात है सबको डर लगता है कि जिसको अपनी लैंग्वेज पे कमांड है या फिर जिसको भी अपनी मातृभाषा के बारे में ज़्यादा पता है वो कहीं दूसरों को भी भड़का के रिवोल्ट ना क्रिएट कर दे. इसलिए उन्हें बोल दिया था कि कंट्री से आपको जाना है. तो उसने सोचा एटलीस्ट मैं जब जा रहा हूँ तो एज अ फेयरवेल की तरह होता है ना कि हम लास्ट डे होता है तो हम बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं. तो इसी तरह जो यहाँ पे एम है वो भी अपने लास्ट डे अपनी संडे क्लोथ यानी स्पेशल ड्रेस जो है वो पहन के आते हैं. और अक्सर ये ड्रेस वो कब पहना करते थे, सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन ही पहना करते थे. तो आज वो इसलिए पहन कर आए हैं ताकि ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, एक ऑनर मतलब अपनी तरफ से दे रहे हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है तो मैं डिलीवर कर रहा हूँ. तो एक अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए उन्होंने अपनी ड्रेस डाली थी. और आप ड्रेस में उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि ड्रेस कैसी थी. तो ग्रीन व्हाट वाज दैट, हाँ, फ्रिल शर्ट, ग्रीन कोट, ऐसा था ना. तो वो सब आप उसमें लिख देना. तो ये चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एक तरह से स्पेशल था, चेंजिंग था बर्लिन के ऑर्डर आने के बाद. तो ये क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन, वाई वर द विलेजर्स सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द क्लासरूम. तो जो विलेजर्स हैं वो बैक बेंचेस में क्यों बैठे हुए हैं, जबकि वो हमेशा यूजुअली एम्प्टी हुआ करता. तो ये चीज़ किसने नोटिस की थी, फ्रांस ने नोटिस की थी. तो यहाँ पर पहले तो मैंने बोला ही था कि आपको विलेजेस के नाम याद करना ज़रूरी है. 3 नाम है, यहाँ पे 2 ही दिए हैं, तीसरा मैं बता देती हूँ. ओल्ड हॉसर, पोस्ट मास्टर एंड द थर्ड वन इज़ द फॉर्मर मेयर.
और ये 3 लोग थे जो विलेजर्स के रूप में, मतलब सबको, हर कोई तो आ नहीं सकता ना विलेज से, तो ये एक डिनोट करने के लिए उनको वहाँ पे रखा गया है। तो वहाँ पे आए और लास्ट बेंच में बैठ गए थे और अपना पैट्रियाज्म दिखा रहे थे कि हम अपनी कंट्री के लिए एक तरह से गुड, कहते हैं ना कि अपना देशभक्त दिखाना, तो वो दिखाने के लिए वो आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री एंड थैंकिंग एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। तो 40 साल तक एम हेमल ने स्कूल में पढ़ाया था, तो उनको थैंक यू भी करने आते हैं और इसलिए भी आते हैं क्योंकि अब कंट्री में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी जो इनकी मदर लैंग्वेज है, तो उसके लिए अपनी एक रिस्पेक्ट भी दिखाना चाहते थे कि हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए हम गुड बाय करने के लिए आए हैं। तो और वो रिग्रेट भी फील करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, फेल सॉरी दैट दे हैव नॉट बीन टू स्कूल। ना वो स्कूल गए, ना कभी अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश की, तो इस चीज़ का उन्हें रिग्रेट भी फील होता है। तो अगेन इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू बी रिमेंबर दिस। तो ये क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये 20-30 वर्ड्स का ही है, बट स्टिल हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होते हैं वो मैटर करते हैं, क्योंकि ये CBSE है, 12th बोर्ड है, आपके एक एक मार्क्स से यूनिवर्सिटी में एडमिशन रह जाता है। सो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है। और ये अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो हमें एक माइंड बना लेना चाहिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में हर छोटी चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे सकते, बट जो मेन चीज़ है एटलीस्ट उसको रिमेंबर कर लो। तो ये थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बताया था, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं एडिशनल क्वेश्चन, हम देखते हैं कि उसके आंसर्स कैसे करने हैं हमें। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्या है, फॉर फ्रांस व्हाट वाज अ मोर टेम्पटेटिंग देन गोइंग टू स्कूल एंड वाई। तो ये जब मैंने लेसन पढ़ाया था तब आपको बताया भी था कि जो फ्रांस है वो नेचर लवर है, तो नेचर लवर है तो इसका मतलब उसको नेचर की चीज़ें ज़्यादा पसंद होगी, तो वो सोचता है कि मैं स्कूल जाने के बजाय क्यों ना इस सुंदर नेचर में, जो वार्म ब्राइट वेदर है वहाँ पर घूमूँ, बर्ड्स चर्पिंग है जो जंगलों से आ रही है उसको सुनूँ, ओपन फील्ड में दौड़ूँ खेलूँ, और जो बर्ड्स हैगे उनके पीछे भागूँ, उनको मतलब पकड़ने की कोशिश करूँ, या फिर जो गोइंग टू स्लाइडिंग ऑन द सोर्स, जो वहाँ का रिवर है फ्रांस का, उसके आसपास जाऊँ और वहाँ पर टाइम बिताऊँ, तो उसको ये सब चीज़ें करना पसंद था रादर दैन गोइंग इन स्कूल। तो ये चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा टेम्पटेटिंग लगती हैं। और रीज़न पता है कि ही इज़ अ नेचर लवर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी सीन पैसेजेस में आ सकता है, ऐसे आने के कुछ चांसेस नहीं है। वाई वॉज एम हेमल हैड एन इमोशनल ऑन हिज लास्ट डे। तो ऑब्वियसली बात है, जब किसी का लास्ट डे होगा और किसी ने 40 साल तक, या फिर कहीं भी हमारी बहुत अटैचमेंट हो जाती है किसी से, अगर हम 1-2 साल भी एक जगह करते हैं, हम स्कूल से भी जब पढ़ के निकलते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, इवन कॉलेज में भी 3 साल भी होते हैं तो भी हमें बहुत बुरा लगता है। सेम विद एम हेमल, वो टीचर था जो 40 साल तक उसी स्कूल के पास में रह रहा था और स्कूल को देखता आया था, क्लासरूम देखता आया था, विंडो से जो गार्डन दिखता था वो भी देखा उसने, वहीं पर स्कूल के आसपास होप पॉइंट यानी कि जो बेल के पत्ते होते हैं उसका पौधा लगाया, और वो इतने बड़े हो गए कि छत तक चले गए हैं, उसकी खिड़की से जो वॉलनट की ट्री थी वो भी दिखती थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो मेमोरी बन के रह गई है, तो वो जब भी याद आएंगी तो उसको कहीं ना कहीं पेन होगा, तो इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अब मुझे अपनी कंट्री भी छोड़कर जाने पड़ रही है जो मेरी मदर प्लेस है, तो इसलिए उसे बुरा लगता है। फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वर द पेरेंट्स एंड द टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टडीज़ अमंग स्टूडेंट। अगेन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम राइटिंग इट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन यू हैव टू कंसिडर दिस। ओके, क्यों मैंने जब लेसन पढ़ाया था तब आपको बताया था देयर आर 4 रीज़न बताए थे कि क्यों जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो फ्रांस के जो लोग हैं वो अभी तक सीख नहीं पाए हैं, उनके स्टूडेंट्स जो है वो नहीं सीख पाए हैं। पहला रीज़न, तो ये सारे रीज़न एम हेमल ने दिए थे, तो एम हेमल तो पहली बात तो फ्रांस को यानी जो उनका स्टूडेंट था उसको रिस्पॉन्सिबल मानता है कि तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया पढ़ाई में, तुम्हें तो हर चीज़ इंजॉइंग करनी थी, तो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करते रहते थे, कभी भी तुम क्या करते थे, हर चीज़ को नेक्स्ट डे में डिले कर दिया करते। तो ये सारे रीज़न उसने दिए थे, मैं चारों पे डिस्कस नहीं करूँगी, आपने अगर अब मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे 2 रीज़न मांगे, एक तो पेरेंट्स का और एक टीचर का, कि पेरेंट्स और टीचर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़ अमंग स्टूडेंट। यहाँ स्टडीज़ का मतलब यही है फ्रेंच लैंग्वेज। तो पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स को मतलब अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जगह
मील्स में भेज देते थे, फार्म्स में भेज देते थे, ताकि अर्निंग उनकी ज़्यादा हो सके, एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी और वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अपने बच्चों को पढ़ाकर हम उनका करियर बनाए या फ्रेंच लैंग्वेज सिखा के कम से कम अपनी कंट्री की जो एक स्पेशलिटी है, कह सकते हैं ना, विशेषता, वो चीज़ें करने की इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे, ये एम हैमल ने कहा। और फिर एम हैमल खुद को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो एम हैमल है कई बार अपने पर्सनल काम के लिए बच्चों को भेज दिया करते थे। जैसे कि उन्होंने फ्रांस को कई बार बोला कि तुम जाके मेरे जो पौधे हैं उनको पानी डालाओ। फिर कई बार जब भी उसका मन करता था फिशिंग करने जाने का, तो वो हॉलीडे डिक्लेयर कर देता था। तो ये कुछ चीज़ें टीचर ने की थी और उन्होंने कभी पढ़ाई को कंसीडर नहीं किया अच्छे से, मतलब बिल्कुल अटेंटिव होकर नहीं किया सबको ने। तो इसीलिए वो दोनों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो ये आपको रीज़न यहाँ पे देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट वर्ड रिटन इन द ब्लैक बोर्ड बाय एम हैमल। सेम क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब सेम क्वेश्चन ही है बट इम्पॉर्टेंट है। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं मोरल भी है स्टोरी का। हमें इसे हमारी इसमें इंटरप्रिटेशन किस तरह से उसे भी देख सकते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लास्ट वर्ड क्या लिखा गया था। तो लास्ट वर्ड ये था, वीव ला फ्रांस। इसका मतलब क्या था, लॉन्ग लाइफ टू फ्रांस। तो जो एम हैमल है वो लास्ट में जब वो बोल रहे होते हैं, हम बैकग्राउंड भी थोड़ा देंगे कि जब वो बोल रहे होते हैं लास्ट में, क्लास ओवर होने से पहले 12 बज चुके थे, तो उन्होंने बोलने वाले होते हैं तभी चॉक्ड हो जाती है कुछ बात, मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवरव्लेम्ड हो जाते हैं अपनी इमोशन से, वो नहीं बोल पाते हैं। तो क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड में बड़े बड़े अक्षर हम लिख देते हैं, वीव ला फ्रांस, जिसका ये मतलब होता है लॉन्ग लाइफ टू फ्रांस। यानी कि वो लोगों को लास्ट टाइम ये बोल के जाते हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना है, क्योंकि लैंग्वेज ही कोई एक की होती है, एक चाबी होती है किसी भी प्रिजन से या किसी भी जेल से, कोई भी गुलामी का जो एक पिंजरा होता है उससे आज़ादी की चाबी जो होती है एक लैंग्वेज ही होती है। तो आपको अपनी मातृभाषा को, अपनी मदर टंग को गार्ड करना है, ये कह के वो गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज एम हैमल अप्रिशिएट देयर मदर टंग एंड वाई। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हम कह सकते हैं। एक तो उन्होंने जाते वक्त जो अभी मैंने बताया, ये कहा था कि आपको अपनी लैंग्वेज को गार्ड करने की, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो एक की होती है किसी प्रिजन से आज़ाद होने की। ठीक है, और जब तक हमारे पास अपनी लैंग्वेज पे कमांड होती है तब तक हमें कोई भी गुलाम नहीं बना सकता है। तो ये चीज़ें लिखेंगे। दूसरे हम ये भी हमें लिखना है कि उन्होंने बोला था कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को बताया था मोस्ट क्लियरेस्ट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, क्लियरेस्ट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये सारे वर्ड्स वो टर्म्स यूज़ करते हैं किसके लिए, फ्रेंच के लिए। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो है, जो पहले तो वो फ्रेंच टीचर ही हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए तो वो अपना दिखाएंगे ना डिवोटी, तो वो चीज़ है। उसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड एंड सिंसियर फ्रेंच टीचर भी थे, पैशनेट थे फ्रेंच को लेकर। और ये जो वर्ड उन्होंने कहा था कि फ्रेंच एज ए क्लियरेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ए लॉजिकल लैंग्वेज, इसका पीछे हमें क्या पता चलता है कि ही इज़ अ पैट्रियाटिक एंड इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये चीज़ें पता चलता है, तो इसमें भी आंसर देना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे हुए हैं, बट आपको इनके आंसर खुद से बनाने हैं। और आप अपनी बुक को लेकर बुक की हेल्प ले लो या सपोर्ट मटेरियल की हेल्प ले लो, क्योंकि उसमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपके सामने जो शेयर की थी स्क्रीन, उसमें से भी ले लेना जिसके पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है, और फिर आंसर आप बना लीजिएगा 30-40 के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ डज एम हैमल अप्रिशिएट देयर मदर टंग। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट है, दीज वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर मी, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दोज वर्ड ऑन लेटिन फ्रांस। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके वन वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है सीन पैसेजेस में। पहले तो यही आएगा कि जो वर्ड है, ये जो लाइन बोली गई है, द वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर मी, किसने कही थी, तो हमें ये पता नहीं चाहिए ये फ्रांस ने कही थी। और क्यों कही थी, तो रीज़न क्या था कि जब वो आया था उस दिन स्कूल, तो उसको सब कुछ बहुत नया नया चेंज लग रहा था, क्योंकि टीचर ने बहुत पोलाइटली बात की थी एम हैमल ने। बल्कि जो एम हैमल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ टीचर है, जो हमेशा जब भी बच्चे लेट हो जाते हैं, होमवर्क नहीं करते, तो अपनी आयरन रूल से डराते थे। और आज उन्होंने बहुत पोलाइटली बैठने के लिए कहा फ्रांस को। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहन के आए थे। लास्ट की जो बैक बेंचेस थी वो भी भरी हुई थी, आज शोर नहीं था स्कूल में। तो ये सारे चेंजेस उसके लिए बहुत अजीब था। तभी उसको क्या न्यूज़ मिलती है कि अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये उसके लिए थंडर क्लैप था, क्योंकि आज तक उसने कभी भी फ्रेंच को
बहुत कंसीडर नहीं किया था, नेगलेक्ट करता रहता था। वो सोचता था कि मैं आज का काम कल में डाल दूँ, कल करूँगा, परसों करूँगा, तो इस तरह से वो करता था, जबकि वो उसकी मदर टंग थी, लेकिन कभी भी उसने सीरियस नहीं लिया इसको लेकर। लेकिन आज जब उसको वो लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मुझे खुद की भाषा नहीं आती है और ना मैं पढ़ पाऊँगा अब आगे। तो इसलिए वो उसे कहता है कि इट्स अ थंडर क्लैप फॉर मी। ओके, तो इम्पैक्ट भी आप बता सकते हो। एक तो उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी, क्योंकि फ्रेंड जो था पहले बहुत ही ज़्यादा लेज़ी था, जिसको स्कूल जाना नहीं पसंद था, उसको अपनी बुक्स बहुत हैवी लगती थी उठाने के लिए, और कभी भी होमवर्क कंप्लीट नहीं करता था, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था, हमें जो भी बोलते थे उसे कभी समझ नहीं आता था। लेकिन आज जब उसे ये न्यूज़ मिलती है तो क्या क्या चेंजेस होता है। पहले तो जो भी चीज़ें पढ़ा रहे थे हमें, आज उसे सब कुछ समझ आ रहा होता है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसकी, वो सारी उसकी बहुत पुरानी दोस्त होंगी, और अब उसको एकदम से इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, उसके अंदर पैट्रियटिज्म आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉजेज इन द स्कूल। तो यहाँ पे भी आप वही लिखोगे, जो जो चेंजेस फ्रांस ने नोटिस की थी ना स्कूल में उस दिन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी जब बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच की जगह। तो ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बट वी हैव टू लुक दैट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ गया, आवर लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी प्राउड ऑफ इट। तो ये एक स्टेटमेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हमारी जो लैंग्वेज होती है हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होता है, और हमें उस पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्कृति सभ्यता को जो निशानी होती है ना, वो एक भाषा ही दिखाती है। फिर चाहे कोई भी सभ्यता ले लो, मिस्र की सभ्यता ले लो, मेसोपोटामिया की ले लो, या फिर हड़प्पा की सभ्यता ले लो, इन सब की अपनी भाषा की। और आपको पता है कि हड़प्पा की जब भाषा या लिपि नहीं पढ़ी जा पाई तो हम उस सभ्यता और संस्कृति को अच्छे से नहीं जान सकते। तो सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपको अपनी भाषा के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप कैसे अपनी संस्कृति की एक विशेषता को दिखा सकते हैं, जो सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आपको पहले तो थोड़ा सा बताना है कि आपके हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, फिर आपको चैप्टर के हिसाब से देना है। हम आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं इसी के आगे। हाँ, तो इसका आगे क्या लिखा है, हाउ रिग्रेटफुल एम हेमल and the village elders for having neglected their native language। तो एम हेमल और विलेज एल्डर्स हैं, वो कितना बुरा फील करते हैं जब उनको पता चलता है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो आपको वही बताना है कि एम हेमल को जब बुरा लगता है तो कितना वो बोलता है कि मैं खुद को भी ब्लेम करता है बहुत ज़्यादा, और फिर चाहता है जो भी उसे कुछ जितना भी कुछ उसे नॉलेज है वो सारा चाहता है कि एक ही बार में सारे स्टूडेंट्स को देता हुआ जाए, क्योंकि लास्ट लेसन होता है उसका, और लास्ट लेक्चर कह सकते हैं। और जबकि विलेज एल्डर्स है वो भी क्या करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अब नहीं लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच, तो उनको बुरा लगता है। वो कहते हैं न कभी हमने पढ़ने की कोशिश की, न कभी हम स्कूल आए, न कभी अपने बच्चों को भेजने की कोशिश की। तो उन्हें भी बहुत बुरा फील होता है, और वो भी उसको एक रिस्पेक्ट करने के लिए लास्ट डे लेक्चर अटेंड करने आते हैं, और बहुत बुरा भी लगता है उन लोगों को। और अपनी ओल्ड कॉपीज़ वगैरह भी लाते हैं वहाँ पे। आप अगर अपनी इस NCERT की बुक में देखोगे तो आपको वो लाइंस मिल जाएगी, तो अगर आप वो लाइन इस लॉन्ग क्वेश्चन में कोट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम इसके वैल्यू पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं कि आंसर में क्या क्या लिखना है। तो पहला तो यही दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट स्कूल ऑफ एल्सिक एंड लॉरेन। एल्सिक एंड लॉरेन क्या है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के अंदर। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, और ये तो बैकग्राउंड हो गया ना कि ये सब पता चला था, इसीलिए उनकी एकदम से रिग्रेटफुल करने लगे थे एम हेमल और विलेज एल्डर्स। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, दिस अफेक्टेड एवरीवन बैडली एज एवरीवन वाज रिपेंटिंग ऑन हैविंग वेस्टेड द टाइम एंड नॉट लर्निंग फ्रेंच। तो ये हर कोई किस तरह से रिग्रेट कर रहा था, ये सारे रीज़न देने हैं जो मैंने भी बताया था कि 4 रीज़न हैं। कि एक तो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे, विलेजर्स रिस्पॉन्सिबल थे, टीचर रिस्पॉन्सिबल था, एम हेमल खुद, और जो पूरा कंट्री को रिस्पॉन्सिबल बताया था तो वो भी। तो ये सारे रीज़न आपको इसमें देने हैं, तो आप इसमें देख सकते हो। एम हेमल फेल्ट गिल्टी फॉर सेंडिंग हिज स्टूडेंट फॉर हिज पर्सनल टास्क। द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स नेवर बॉदर एंड सेंड चिल्ड्रन to work on a farm or at meals. Elders showed regret to they neither learned French themselves or nor did they encourage their children. और फिर लास्ट में ये बताया कि सब अपनी मिस्टेक को फील कर रहे थे यहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये आंसर लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये 4 रीज़न देने पड़ेंगे। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम अगर इसमें देखें तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लग रहा है।
यहाँ पे जो दिया हुआ है, हाउ डिड एम हेमल मेक हिज लास्ट लेसन अ स्पेशल वन। तो एम हेमल ने अपने लास्ट लेसन को किस तरह से स्पेशल बनाया था। तो जब उसे पता चला था कि लास्ट लेक्चर है मेरा, तो पहली बात तो वो नई नई ड्रेस पहन के आया था, और वो नई ड्रेस कैसी थी उसका भी आप दे सकते हो, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, तो ये पहन के आया था। उसके अलावा वो न्यू कॉपीज़ लेके आया था जिसमें ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा था एल्सेक फ्रांस। उसके अलावा वो सब कुछ पढ़ाया था उस दिन, नई नई चीज़ें। तो पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए उसने क्या किया, पहले तो उसने जो भी होमवर्क दिया था उसको डिस्कस किया, रीडिंग का काम करवाया, फिर ग्रामर पढ़ाई, उसके बाद राइटिंग का काम दिया, उसके बाद फिर उसने हिस्ट्री भी पढ़ाई जिसमें बाबी बा वाला जो लाइन था वो सब करवाया था उसने, बाबीज़ का। तो इस तरह से वो लास्ट लेक्चर को अपने बहुत अच्छा बनाता है। और लास्ट में क्या लिख के जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में मेंशन करना, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब क्या था कि लॉन्ग लाइफ टू फ्रांस, यानी कुछ भी हो जाए जो फ्रांस है वो हमेशा ज़िंदा रहे और उसके अंदर की जो कह सकते हैं डिग्निटी है उसको कभी ठेस ना पहुँचे। यानी कि भले ही कंट्री की इंडिपेंडेंस अभी कुछ टाइम के लिए छिन रही है बट वो दोबारा जल्दी ही आ जाए, इस चीज़ की वो प्रे करके जाता है। तो ये चीज़ें वो बोलता है लास्ट क्लास में, और बाकी अपने स्टूडेंट्स को भी समझा के जाता है कि किसी भी कंट्री को जो इन स्लेवरी से बचा सकती है, किसी की भी गुलामी से आज़ाद कर सकती है, वो उसका जो की है वो सिर्फ एक लैंग्वेज ही है। तो इसलिए लैंग्वेज में आपको कमांड करना बहुत ज़रूरी है, अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना, भले ही फ्रेंच टीचर जो एम हेमल है वो चले जाए। तो ये लास्ट लेक्चर करते हुए वो अपना इसे स्पेशल बनाते हैं। तो ये सारा आंसर इसमें आएगा। तो मैंने एक आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है, और मैं बहुत ज़्यादा कहूँगी कि इन सारे आंसर को प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी की चैप्टर खुला है। तो थिंक एज यू रीड में जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे सेम वही है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। जो फ्रांस ने रियलाइज़ किया था उस दिन चेंजेस हुए थे, वही आपको मेंशन करना है जो मैंने अभी बताया अभी। सेकेंड क्वेश्चन में लिखना है हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। तो उस दिन जो वही दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यही है कि आप उसे कैसे डील कर रहे हो। पहले क्वेश्चन में आप लिख देना कि हर किसी का अपना अपना बदला था, स्टूडेंट्स का भी पर्सनालिटी बदल गई थी, जो विलेजर्स हैं उनकी भी बदल गई थी, टीचर की भी बदल गई थी। जबकि जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसमें आपको ये बताना है फ्रेंड्स ने जो जितनी भी चीज़ें रियलाइज़ की थी वो सारी आई हैं। यहाँ पे आप दूसरे थिंकिंग अबाउट देख लेते हैं। अच्छा ये एक तो यही हो गया, हाँ ये रहा। What was friends expected to be prepared for school that day। तो उसको होमवर्क मिला था, वही वाला होमवर्क यहाँ पे बताना है। सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। सेम बहुत ज़्यादा जो अनयूजुअल हुआ था क्लासरूम के बारे में कि आज नॉइज़ नहीं आ रही थी, जबकि जो हमें यूजुअल डेज़ में क्या हुआ करता था डेस्क हिलाने की शोर आती थी। उसके अलावा जो टीचर्स हैं वो अपने आयरन रूलर से बहुत ज़्यादा मारते थे तो उसकी आवाज़ आती थी। जब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूनिसन में जब लेसन्स रिपीट करते तो उसकी आवाज़ आती थी। आज ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे कि आज संडे होगा और छुट्टी है, स्कूल बंद है। तो ऐसे उसको स्कूल बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा था। What had been put up on the bulletin board। बुलेटिन बोर्ड में जो वर्ड लिखा था वही वीव ला फ्रांस, उसको आपको बताना है यहाँ पे। अब एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। The people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? This is the most important question। और मैं वही बता रही हूँ कि सपोर्ट मटेरियल में भी आपका सेम क्वेश्चन दिया हुआ था, बस वर्डिंग थोड़ी सी चेंज थी। तो इसमें क्या बता रखा है वही कि जो पीपल है ना उनको तब रियलाइज़ होता है अपनी लैंग्वेज के बारे में या फिर किसी भी चीज़ का, कहते हैं ना कि किसी चीज़ की कीमत तभी रियलाइज़ होती है जब वो चली जाती है। सेम इनके साथ भी होता है, जब इनके पास अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने का टाइम था तो इन्होंने नेगलेक्ट किया था, उसे पढ़ नहीं रहता है। बट जब अब उनकी फ्रेंच लैंग्वेज हटाकर जर्मन पढ़ाने लग गए थे तो उनको बहुत बुरा लगता है कि अब हमें अपनी मदर टंग से दूर कर दिया जा रहा है, हमें वो पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे जस्टिफाई करनी है। द पीपल इन द स्टोरी कैसे सडनली उनकी पर्सनालिटी बदल जाती है, फ्रेंड्स की, विलेजर्स की, एम हेमल की, जो पहले क्या करते थे, पहले अच्छे से नहीं पढ़ाते थे, बहुत ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं जब उनके लास्ट लेक्चर होता है और सब कुछ अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को और सबको समझ भी आ रहा होता है। जैसे फ्रेंड्स बोलता है कि आज मुझे सब कुछ अच्छे से समझ भी आ रहा है। विलेजर्स भी आज पढ़ने के लिए आए थे, जबकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, स्कूल तक नहीं गए थे, वो आज लास्ट टाइम गुड बाय
कहने आए थे। तो ये सारी चेंजेस यहाँ पे रियलाइज़ की हुई थी इन लोगों की, वही सारे आपको लिखना है। स्टोरी छोटी है, बस अगर आपको पूरी स्टोरी अच्छे से पता है तो आप हर क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो बस मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सेम वही चीज़ें लिखनी है। वाई डज दिस हैपन, तो आपको ये लिखना है कि बर्लिन से ऑर्डर आ गया था कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच की जगह। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रांस थिंक्स विल दे मेक दैम सिंग इन अ जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड द मीन। दिस इज़ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये बताया भी था कि एक इस तरह से वो कहा गया है, इसमें टोंट मारा गया है और एक क्वेश्चन उठाया रेज़ किया गया है कि जो लोग गुलाम बनाते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, तो क्या वो लोग सब कुछ बदल देते हैं दूसरी कंट्री में, उनकी प्रॉपर्टी को, इंसान को, उनकी सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, बट क्या वो जो वहाँ की बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी लैंग्वेज को भी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली होती है, और जो चीज़ नेचुरली होती है आप उसे बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हो। भले आप उसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो जो भी ट्राई होगा वो अनसक्सेसफुल होगा। तो इसका आंसर वही बोल सकते हैं, लैंग्वेज कम नेचुरली टू अ बीइंग एंड इट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपन एनीवन। तो ये तो हो गई कि बात कि बदली नहीं जा सकती है, लेकिन इसके पीछे जो एक बड़ा रीज़न बताया है या फ्रांस ने क्वेश्चन किया है, ये बड़ी बात है। और आप इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड डाल देना कि ये चीज़ें बात वो कब कहता है फ्रांस, जब उसको कू की आवाज़ आती है, पिजन्स छत के ऊपर से, जो स्कूल की छत है उसमें से आवाज़ कर रहे होते हैं कू की, तब उसको ऐसा फील होता है कि इनको तो जर्मन सीखने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये करके वो एक तरह से टोंट मार रहे सोसाइटी पे, और मुहावरे के तरीके से इसे यूज़ किया गया था। तो इन दोनों के क्वेश्चन का आंसर तो पक्का प्रिपेयर कर लीजिएगा, सपोर्ट मटेरियल का करें या ना करें, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, और ये चैप्टर के एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, शॉर्ट आंसर्स तो याद हो जाएगा आपको आराम से, अगर आपने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बाकी थिंकिंग अबाउट में कुछ भी ऐसा नहीं है। हालांकि आप फर्स्ट क्वेश्चन सेम वही देख सकते हो जो सपोर्ट मिल में था, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड टू की द प्रिजन। तो वही ये स्टेटमेंट जो कह के गया था। हाँ, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी कर लेना, क्योंकि ये भी एक तरह से स्टेटमेंट कही गई थी और आपको इससे एक्सप्लेन करनी है। और ये स्टेटमेंट किसने कही थी? एमएल ने कहा था जाते जाते कि किसी भी कंट्री के लिए, जो वही बात मैंने कही कि एक लैंग्वेज ही होती है जो किसी भी गुलामी की आज़ादी के लिए चाबी का काम करती है। एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री वेयर इज कॉन्कर्ड पीपल, तो यहाँ पे तो आपका एग्जाम्पल भी मांगा है, तो आप चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हो, बट स्टोरी की लाइन से आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम, दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन। और जो ऊपर वाला दिया गया है ये सेकेंड, ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों को मिक्स करके आप इसे ऐड कर सकते हो आंसर को। तो इन दोनों का आंसर एक ही बना लीजिएगा क्वेश्चन को मिला के। तो ये तो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कशन। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। अगर फिर भी इसमें से कोई क्वेश्चन या क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर उन आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी। थैंक यू वेरी मच।